बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, यूनिट वाइज ख़त्म हुए और हमारा क्रैश टेस्ट का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है और हम इस बात पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि ग्रिप इंस्टीट्यूट वो वाहिद इदारा एंट्री टेस्ट का जिसने इतने अच्छे तरीके से एंट्री टेस्ट को प्लान किया है कि हर बच्चे के लिए कस्टम मेड कस्टमाइज्ड टेस्ट सेशन हमने दिया है। हमने बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 में वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनका टेस्ट 10 सितंबर तक है, ग्रुप 2 में 20 सितंबर तक और ग्रुप 3 में 30 सितंबर तक। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने एंड पे बड़ा मुतमीन और अल्लाह के सामने हम बड़ा दुआगो हैं। हम अल्लाह ताला के सामने बड़े आजिज़ होकर ये दुआ करते हैं कि जितनी मेहनत हमने की है और हमारे साथ हमारे बेटों और बेटियों ने की है, जितनी मेहनत स्टूडेंट्स ने किया और हमने किया, अल्लाह ताला हमारी मेहनत कबूल फरमाए और हमें अच्छा सा रिज़ल्ट, ज़्यादा सारे डॉक्टर दे इस साल, ताकि ग्रिप इंस्टीट्यूट के तलबा और जो टीचर्स ने मिलकर मेहनत किया उसको हम सुरखरू हो सकें वालिदैन के सामने और दूसरों के सामने। तो क्रैश टेस्ट से पहले यूनिट वाइज में हम बहुत सारा कुछ सीख चुके हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को हमने ठीक करना होगा, कुछ पॉलिश करना होगा, या शायद बहुत कुछ कम चीज़ें होंगी जो हम दोबारा से नहीं सीखेंगे और ज़्यादा तो हमारे वही कॉन्सेप्ट या वही बातें होंगी जो हम पहले यूनिट वाइज में कर चुके हैं या देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं या सीख चुके हैं। तो फटाफट से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 181 में ही हैज़ गॉट डजन या डजन्स। देखें, ये आपके पास वर्ड होते हैं। आपके पास वर्ड है डजन, आपके पास वर्ड है, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं जितने भी हैं गिनती वाले वर्ड, आपके पास वर्ड है 100, आपके पास वर्ड है 1000, आपके पास वर्ड है मिलियन, आपके पास वर्ड है बिलियन, आपके पास ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। और इन सारे वर्ड्स को हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस में 2 तरह से लिखते हैं। अगर हम इनसे पहले कोई नंबर लिखें तो फिर हम इनके साथ एस का एडिशन नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 दर्जन अंडे हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई हैव 4 डजन एग, मैं क्या बोलूँगा आई हैव 4 डजन एग। और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 500 लोग हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा देर आर 500 पीपल, या मैं ऐसा नहीं बोलूँगा देर आर 2 बिलियंस स्टार। लेकिन अगर मैं इनसे पहले कोई नंबर नहीं लिखता, जस्ट ये नंबर लिखते हैं, तो फिर हम इनके साथ एस का एडिशन करते हैं। लाइक देखें, मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 दर्जन अंडे हैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा आई हैव 4 डजन एग्स। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास दर्जनों अंडे हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँगा आई हैव डजन्स ऑफ एग्स। जैसे डाइंग सन में आपने पढ़ा मिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल हम यूज़ करते हैं। हम जब भी इनको एस के साथ इनसे पहले कोई नंबर लिखेंगे, क्वांटिफाइड नंबर लिखेंगे, तो हम इनके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इनसे पहले कोई नंबर लिखेंगे, अगर हम इनके साथ नंबर लिखेंगे तो हम इनके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इनसे पहले कोई नंबर नहीं लिखते तो फिर हम इनके साथ एस का एडिशन करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में डजन से पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन यहीं पर गलत होता है। जो हमें करेक्ट वर्ड चाहिए वो डजन नहीं है, बल्कि वो क्या है, डजन्स है। आगे चलेंगे तो डजन्स ऑफ सूट्स बट नॉट वन ऑफ देम इज या आर। जब हम वन ऑफ देम की बात करते हैं तो आपने 4 केसेस पढ़े हैं वन ऑफ देम के साथ। हमने कहा था अगर वन ऑफ द होगा तो उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा। मैं इनमें 2 की बात कर देता हूँ। उनमें से वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन होगा, लेकिन हम उसको ट्रीट किसके तौर पे करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अगर वन ऑफ देम होगा और उसके बाद विच या हु होगा, रिलेटिव केस दिया गया होगा, तो देन हम इसके साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा और हम उसको सिंगुलर ट्रीट करने के बजाय ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पर करेंगे। ये रूल याद रखिएगा वन ऑफ द के साथ। लेकिन जो कि वन ऑफ देम है, इसके बाद रिलेटिव केस नहीं लिखा हुआ, तो वन ऑफ देम आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वन ऑफ देम इज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होने वाला है, बीटा। देखिए, एंट्री टेस्ट के लिए बेटा एक बात आपने याद रखनी है, एंट्री टेस्ट इज नॉट अबाउट कि आप ज़्यादा सारा पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ज़्यादा सारा पढ़ लें। आपको ज़्यादा सारा नहीं पढ़ना होता, आपको क्वालिटी पढ़ना होता। और ये जो सेशन है आपका 2021 का, ये तो है ही टोटली क्वालिटी बेस के आप जितना पढ़ते हैं उसको इस क्वालिटी का पढ़ें कि उसमें से आपसे कोई गलती ना हो। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने किया है, आपको क्वालिटी अच्छी करनी है, आपको अपना क्वालिटी टाइम गुजारना है बुक्स के साथ, अपनी प्रेपरेशन के साथ। तो 182 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 182, और 182 में हम बोलते हैं अ लिटल इज़ बेटर, लिटल इज़ बेटर या द लिटल इज़ बेटर। देखिए, हम क्वांटिफायर में पढ़ कर आए, हमने कहा फ्यू होता है, आ फ्यू होता है, दा फ्यू होता है, और इनके अगेंस्ट में लिटल होता है, आ लिटल होता है और दा लिटल होता है। फ्यू और लिटल जब हम लिखते हैं
तो फ्यू और लिटिल लिखने का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं नथिंग की, हम बात कर रहे हैं नियर टू नेगेटिव की, ना होने के बराबर की बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं आ फ्यू की या आ लिटिल की, तो इट मीन्स वी आर हम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं कि पॉजिटिवली कोई चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं दा फ्यू और दा लिटिल की, तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी की, या हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक नंबर की। तो हमारे पास पहली तो बात यह है कि हम लिटिल लिखेंगे तो इट मीन्स नथिंग, तो इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन गलत हुआ है। दा लिटिल लिखेंगे तो इट मीन्स, और डेल्टा गलत नहीं होता, सिर्फ बीटा ऑप्शन भी गलत होता है साथ में लिटिल की वजह से। और अगर हम दा लिटिल लिखेंगे तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी की, स्पेसिफिक क्वांटिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हम एक कोटेशन लिख रहे हैं, मैक्सिमम लिख रहे हैं कि अ लिटिल इज बेटर देन नन, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो हम इसके लिए जो क्वांटिफायर करेक्टली यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, आ लिटिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर रश टू कैच द चाइल्ड। यहाँ पर दो वर्ड है आपके पास, हु का या हुम का। तीन वर्ड ह्यूमन बीइंग के लिए रिलेटिव में हम यूज करते हैं, आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला वर्ड हु होता है जब हम सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, दूसरा वर्ड हुम होता है जब हम ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे, और तीसरा वर्ड हमारे पास कौन सा होता है, हुज का, जब हम पोजेशन के लिए लिखेंगे। यहाँ पर हम चाइल्ड को ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे, सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारे दो ऑप्शन गलत होते हैं, बीटा और डेल्टा। बाकी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, अल्फा और चार्ली। उसमें हम बोलते हैं हु वाज लीनिंग ओवर या हु वाज लीनिंग अगेंस्ट। ओवर का प्रेपोजिशन आपने याद रखना है। देखिए ओवर का प्रेपोजिशन वो हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। लाइक अगर मैं बोलता हूँ माई हैंड इज ऑन माई हैंड, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा हाथ हाथ के ऊपर है। तो लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन की बात करता हूँ जब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई हैंड इज ओवर। तो अब मेरा हाथ जो है वो ओवर है, अब मेरा हाथ क्या है, ऑन है। तो अभी हम बात करें जो कि वाल दीवार के साथ झुके हुए होने की, तो हम ओवर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अगेंस्ट द वाल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होएगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और मैं बात करते करते मैं आगे बात चली जाएगी। आप बेटों और बेटियों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात समझ नहीं आ रही हो, कोई बात जो पहले समझी है जो समझ नहीं आई है, या जो बात अभी है वो समझ नहीं आई है, तो आपने बिला झिझक आपने बेटे मैसेज कर लेना है। आपका टाइम बड़ा कीमती है, किसी भी चीज़ को पेंडिंग नहीं छोड़ना हमने, कि ये ना हो कि ये चीज़ नहीं आ रही तो मैं देख लूँगी यार, चलो ठीक है रहने दे, मैं देख लूँगा यार रहने देता हूँ। ऐसा नहीं बेटे करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई चीज़ भी छोड़नी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मैसेज हो सकता है थोड़ा सा आपको रिप्लाई लेट आए, लेकिन मैसेज का रिप्लाई ज़रूर आएगा आपको इंशाल्लाह, और पॉजिटिवली रिप्लाई आएगा। तो 030725000285 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप मुझे किसी टाइम भी अपना जो क्वेरी है, आपकी जो परेशानी है, और होता है स्टडी से हट के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको फ्यूचर करियर के लिहाज से कुछ आपको मशवरा करना है, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप लाजमी बेटे हैं, बेटियां हैं आप सब, तो आप बिला झिझक किसी टाइम भी आप मैसेज या फ़ोन कर सकती हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक 3 फ्रॉम 8। टेक 3 फ्रॉम 8 पहली बात है, यहाँ पर 7 को हमें करना होगा 8, ये कंपोजिंग का एरर है, यहाँ पर 8 होना चाहिए। टेक 3 फ्रॉम 8 एंड 5 रिमेन्स, कहता है अगर आप 8 में से 3 निकालते हैं तो बाकी 5 बचता है। डन हो गया, अब सेंटेंस आपको समझ आ गया। अब अगर हम करते हैं रिमेंड, तो रिमेंड का मतलब है यहाँ पर टेक को भी क्या होना चाहिए, टू को होना चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पास में लिखेंगे। फिर सेंटेंस क्या होगा कि हमने उसमें से 3 निकाला तो बाकी 5 बचा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि निकालते हैं तो 5 बचा, तो हमें दोनों बातें पास्ट में लिखनी होगी। उसके बाद रिमेनिंग तो कोई टेंस नहीं होता, रिमेनिंग कोई टेंस नहीं होता। हमें लाजमी तौर पर आईएनजी फॉर्म के लिए के साथ टेंस को जस्टिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। उसके बाद है बेटे हमारे पास, हम बोलते हैं टेक 3 फ्रॉम 8 एंड 5 रिमेन, तो 5 रिमेन नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, 5 रिमेन्स होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगल ट्रांसलेशन, सिंगल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो देन हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो हम रिमेन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, रिमेन्स लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जस्ट बिटवीन। जब आप प्रोनाउन के रूल्स पढ़ते हैं, तो प्रोनाउन के रूल में जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन, उसमें ये बात बड़ी क्लियर लिखी हुई है
कि प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, जेरेंड से पहले पोजेसिव केस लिखना है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, बी फॉर्म के बाद इज एम आर वाज वर के बाद सब्जेक्टिव केस लिखना है और टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। वो एक पेज है, उसको आपने रट्टा मार लेना अच्छे तरीके से। बड़ी कम चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि आपको ये रट्टा मारनी चाहिए। उसमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, उसको आपको रट्टा मारना चाहिए। उसमें अनयूजुअल यूजेस ऑफ वर्ब्स हैं, उनको आपको रट्टा मारना चाहिए। अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस हैं, उनको आप रट्टा मारना चाहिए। ये 3 पेजेस आपको लाजमी रट्टा मारना है। ग्रिप इंस्टीट्यूट की इंग्लिश की बुक में आप देखेंगे ये 3 पेज और आपके इंतहाई काम आएंगे एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो जस्ट बिटवीन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है, तो यू एंड आई तो हम किसी सूरत में नहीं लिख सकते। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारी गलत होती हैं, चार्ली और डेल्टा, बाकी हमारे पास बचता है। तो हम बोलते हैं यू एंड मी मार्सिस हेयर या हेयर्स। देखें हेयर मैं पहले भी बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका। अगर हेयर से पहले कोई क्वांटिफायर आएगा, अगर हेयर से पहले कोई नंबर आएगा, तो देन हम वर्ड हेयर नहीं लिखते, देन हम वर्ड क्या लिखते हैं, हेयर्स लिखते हैं और हम इसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हेयर से पहले कोई क्वांटिफायर या नंबर नहीं आता, जस्ट हेयर का वर्ड लिखा हुआ होता है, तो फिर हम इसके साथ एस का एडिशन भी नहीं करते हैं और हम इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ऐसी सूरत में हम इसको अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं और ऐसी सूरत में हम इसको काउंटेबल कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा ये वाहिद नाउन है इंग्लिश का जो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पर हेयर से पहले कोई क्वांटिफायर नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम इसके साथ एस का एडिशन नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा बचेगा, डेल्टा, जिसमें मी ठीक यूज किया गया और जिसमें हेयर का वर्ड ठीक से यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, हु वुड हैव गेस्ड दैट, जैसे अभी मैं बात कर रहा था अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस में, मैंने आपसे कहा वो रट्टा मार लें। वो 5, 12, 15, 20, 25 रूल्स हैं नाउन से रिलेटेड जो हट के हैं पर्सनल प्रोनाउन से। जैसे देखें सिंपल रूल है कि जेरेंड से पहले हमें पोजेसिव केस लिखना है, तो जेरेंड से पहले टीजिंग जेरेंड आ गया, तो जेरेंड से पहले मैं हिम नहीं लिख सकता, डेल्टा गलत, हिम नहीं लिख सकता, चार्ली गलत, ही नहीं लिख सकता, बीटा गलत। सिंपल बात है कि मुझे क्या लिखना होगा, हिज टीजिंग। जेरेंड से पहले हमेशा पोजेसिव केस लिखना होता है प्रोनाउन का। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। बुक को रट्टा मार लीजिए, पेज जो आपको पेजेस आपको बताए हैं। हम बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस लिखते हैं और बी फॉर्म हम किसको बोलते हैं, इज एम आर वाज वर। और हम प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं और जेरेंड से पहले हम पोजेसिव केस लिखते हैं। इसी तरह के 4, 5, 6, 7 रूल्स और हैं जो आपके पास अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस वाले पेज पर लिखे हो और आपको अच्छे तरीके से उनको रट्टा मारना है। चांसेस आर हेयर कि उनमें से क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है जी इन्वॉल्विंग ऑफ टेररिस्ट। तो इन्वॉल्विंग ऑफ टेररिस्ट हमें नाउन फॉर्म चाहिए। सिंपल सी बात है, पढ़ने में, सुनने में, दिखने में ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगता। जैसे हम पढ़ते हैं इन्वॉल्विंग ऑफ टेररिस्ट तो हमें पता चलता है यार ये बात को ठीक नहीं है, तो हमें इन्वॉल्विंग के वर्ड को हमें नाउन फॉर्म चाहिए। तो नाउन फॉर्म हमारे पास इन्वॉल्विंग नहीं है, बल्कि नाउन फॉर्म हमारे पास क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होएगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बिकॉज द पेन कंटेन परमानेंट इंक आई हैड टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम वॉशिंग मी। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम बताते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, हम सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ शी शॉट और नेक्स्ट सेंटेंस मैं बोलता हूँ शी शॉट, उसने गोली मारी, किसको मारी ये नहीं पता हमें। लेकिन अगर मैं सेकंड सेंटेंस बोलता हूँ शी शॉट हरसेल्फ, तो इसका मतलब उसने गोली मारी है और मारी भी किसको है, खुद को गोली मारी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव केस, सेल्फ का यूज करते हैं। तो आ लॉन्ग टाइम वॉशिंग मी नहीं होगा, बल्कि हमें मी के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करना होगा, माई सेल्फ के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेशेंट डाइड व्हेन द पेशेंट डेड व्हेन द डॉक्टर रीच। ये वही बात है जो मैं आपसे बात कर रहा था। अगर हम एक टाइमलाइन ड्रा करते हैं, जिस टाइम पर हम होते हैं वो है प्रेजेंट, जो आने वाला होता है वो क्या होता है, फ्यूचर, और जो गुजर चुका होता है वो क्या होता है, पास्ट। अब पास्ट होता है 2 तरह का, एक होता है लेट पास्ट और एक होता है नियर पास्ट। लेट पास्ट और नियर पास्ट का मतलब क्या है कि अगर आप पास्ट के लिए कोई 2 एक्शन लिखते हैं तो जो काम पहले हुआ था वो लेट पास्ट था और जो काम बाद में हुआ वो नियर पास्ट है। और लेट पास्ट को हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और नियर पास्ट को हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर दोनों बातें पास्ट के बारे में। वो कहता है द पेशेंट डेड व्हेन द डॉक्टर रीच। जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अब मरीज का प्यारा होना क्या है, लेट पास्ट। मरीज के प्यारे होने को हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में।
लेकिन जो डॉक्टर का आना है वो किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस चलेगा द पेशेंट डाइड नहीं होगा, द पेशेंट हैज डाइड नहीं होगा, पेशेंट डाइड नहीं होगा, जबकि करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, हैड डाइड। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको एक छोटा सा रूल बताना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में जो डेथ और बर्थ होती है इनकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। बर्थ हम हमेशा पैसिव सेंटेंस में लिखते हैं और डेथ हम हमेशा किस में लिखते हैं, एक्टिव सेंटेंस में लिखते हैं, याद रखिएगा। मतलब आप कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे इल्लामा इकबाल बोर्न, आपको याद आ गया, हाँ यार हमने क्या पढ़ा, हमने इल्लामा इकबाल बोर्न नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, इल्लामा इकबाल वाज बोर्न, ही वाज बोर्न, शी वाज बोर्न, दे वर बोर्न। तो हम बर्थ को किस में लिखते हैं, पैसिव में, और डेथ को हम किस में लिखते हैं, एक्टिव में। तो यहाँ पर आपके पास लेट पास में पास परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही डैश इन द बीए एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। हम जैसे नेक्स्ट ईयर का कीवर्ड पढ़ते हैं तो इट मींस हमें कौन सा टाइम मेंशन करना है, हमें फ्यूचर का टाइम मेंशन करना है, जबकि फ्यूचर तो कुछ लिखा नहीं हुआ, वाज अपेयरिंग, अपीयर्ड और इज अपेयरिंग लिखा हुआ है। आपने बात याद रखनी है, जो कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए भी। जैसे मैं बोलता हूँ मैं अपना घर बेचने वाला हूँ, या मैं अपना घर बेच दूंगा, या मैं अपना घर बेचने लगा हूं, तो मैं बात तो फ्यूचर की कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकता हूं, आई एम गोइंग टू सेल माई हाउस। इसी तरह यहां पर क्या होगा, ही अपीयर्ड नहीं होगा, बात पास्ट में चली जाएगी, ही अपीयर बनता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं बनता, ही वाज अपीयरिंग, बात पास्ट में चली जाएगी। सेंटेंस कैसे चलेगा, ही इज अपीयरिंग इन द बीए एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल बीए के एग्जाम में अपीयर होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इज अपीयरिंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस को हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं स्टार कर रहा हूं, ये बात आपने याद रखनी है। बिफोर का वर्ड आए तो इसको आपने पास्ट की सूरत में नहीं लेना है। कहता है डैश ईयर बिफोर 2000, मैं 2000 से पहले तक यहाँ पर रहता रहा, मतलब मैं रह चुका हूँ, और 2000 बाद की बात नहीं की उसने। तो हम इसको आई लिव या आई हैज़ लिव तो हो नहीं सकता करेंगे, हम इसको किसके साथ ट्रांसलेट करेंगे, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे परफेक्ट के साथ। ये याद रखिएगा, बिफोर का फौरन से मतलब आपने पास्ट नहीं लेना। वो कहता है यार इस पॉइंट तक, ये जो 2000 साल है, मैं इससे पहले तक यहाँ पर रह चुका हूँ, मैं जब इससे पहले तक यहाँ पर रह चुका हूँ तो मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर वो मुझे कहता कि मैं 2000 से पहले यहाँ पर रहता रहा हूँ, तो फिर भी मैं लिव्ड का वर्ड यूज़ ना करता, फिर मैं इसको यूज टू के साथ लिखता। लेकिन अभी मुझे बिफोर के वर्ड से आपने याद रखना है, आप बिफोर के वर्ड को पास्ट के लिए यूज़ नहीं करते। पास्ट के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आपके पास कौन सा होता है, पास्ट के लिए आपके पास वर्ड होता है अगो का। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, बिफोर एंड अगो। बिफोर प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं हम, और पास्ट हम किसके लिए यूज़, पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगो। शी इज़ वेरी पुअर, फर्स्ट ईयर वाले जो प्रेपोजिशन आपने पढ़े थे, ये वो वाली प्रेपोजिशन है, इंतहाई आसान प्रेपोजिशन है। और मजे की बात यह है कि पेपर में आते भी इसी तरह के हैं, मुश्किल हम बना देते हैं पकड़ के। परसों पेपर में आसान तरीन क्वेश्चन आया होता है और हम उसको रॉकेट साइंस में ले जाते हैं, हम उसको आइंस्टाइन और न्यूटन की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शी इज़ वेरी पुअर एट मैथमेटिक्स, आपने इसको याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक का वर्ड है, डेफिनेटली इंक का वर्ड है, ये बच्चे भी बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं क्लासेस में। इंक का वर्ड है तो इन आएगा, लेकिन अगर पेन या पेंसिल का वर्ड होता तो फिर हम इन नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, विद लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, इन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम कंट्रीज मोटरिस्ट ड्राइव ऑन द लेफ्ट। हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम जैसे बोलते हैं ऑन द रोड, इसी तरह हम क्या बोलेंगे, ऑन द लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद ये आपके पास बेटे सिनोनिम्स हैं, एंजाइटी मीन्स वरीज, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। बैशफुल मीन्स, बैशफुल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, नर्वस, नर्वस हमारा सिनोनिम होगा बैशफुल के लिए। और उसके बाद हमें इंटोनिम चाहिए, बून का इंटोनिम हमारे पास क्या होएगा, बून का इंटोनिम हमारे पास, अगर हम बोनस लिखते हैं तो बोनस इसका क्या बन जाएगा, सिनोनिम, जो कि हमें सिनोनिम नहीं चाहिए, हमें ऑपोजिट चाहिए। तो ऑपोजिट वर्ड हमारे पास क्या होगा, डिसएडवांटेज। और डिस्ट्रैक्ट का इंटोनिम हमारे पास क्या होगा, फोकस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये अल्फा होगा, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद आपके पास है सेंटेंस कंप्लीशन, द फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट हम किसको बोलते हैं, जिसको इंसानियत से प्यार होता है, जो इंसानियत के लिए अच्छा काम करता है, जैसे अब्दुस्तारी दी। द फिलैंथ्रोपिस्ट नेचुरली लव हिज फेलो मैन एंड इज डैश विद फर्स्ट ऑर्डर डिजायर टू हेल्प। तो हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इज ब्रीमिंग। ब्रीमिंग मीन्स इज फुल ऑफ, वो ये जज्बा उसमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है कि वो अपने दूसरों की ख्वाहिश होती है उसमें कि वो दूसरों की हेल्प करें।
पेशेंट्स वर टोल्ड टू वॉक एट अ डैश पेस। डैश पेस मतलब बैशफुल पेस तो हो नहीं सकता। बेकन पे बैकन का मतलब तो इंडिकेट करना होता है, सिग्नल करना होता है। स्टाउंड का मतलब तो सरप्राइज होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्रिस्क पेस। ब्रिस्क पेस का मतलब क्या है, स्पीडी पेस, तेज तेज रफ्तारी से चलना। फॉर 6 मिनट एंड द डिस्टेंस वॉक इन दैट टाइम वाज मेजर्ड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। आप लोगों के लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं मेरी, और मैं देखता हूँ क्लासेस में जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह आपने आउट ऑफ द वे जाके मेहनत की है, जिस तरह बहुत थोड़े टाइम में आपको जितना ज़्यादा पढ़ाया गया लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया है, और जितना आप कर सकते हैं आपने किया, आपने अपनी लिमिट्स को टच किया है। तो आपने याद रखना है हमेशा, अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है, जो बच्चा ज़्यादा नेक नीयती से मेहनत करता है, सच्चे दिल से मेहनत करता है, अल्लाह ताला कामयाब भी उसको करता है। और हमारी दुआ भी उसी के लिए होती है कि मेहनत करने वाला ही हमेशा जीता है। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता है, याद रखिएगा। तो कोशिश करनी है कि दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी है, दूसरों से ज़्यादा कोशिश करनी है, दूसरों से बढ़कर मेहनत और कोशिश करनी है। जब आप दूसरों से बढ़कर करते हैं तब ही अल्लाह आपको दूसरों से बढ़कर नवाजता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरों से बढ़कर नवाजा जाए अल्लाह ताला की तरफ से, तो दूसरों से बढ़कर मेहनत और कोशिश करते रहना आपने।